स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अच्छे से चल रही है। यू आर ऑल ऑन शेड्यूल। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जल्दी ही प्रीलिम्स आ रही है। आई होप दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। तो आपकी प्रिपरेशन में मदद मिले, इसलिए हम लोग रन कर रहे हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। तो आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, जहां पे मैं आपके साथ करंट अफेयर्स की डिस्कशन करूंगा। कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स की डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज हमारी शुरुआत हो रही है बायोटेक्नोलॉजी से। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा बायोटेक्नोलॉजी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। उसके बारे में हम लोग समझेंगे कितने डेप्थ में जाना है, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के सवाल बन सकते हैं, किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, हाउ आर यू गोइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑन सर्टन थिंग्स। इन चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है ना। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रीलिम्स के सवाल आते हैं, बहुत सारे मेंस के सवाल आते हैं, और हर साल कुछ कुछ चीजें हमेशा डिस्कशन में होते ही हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा टॉपिक है जो हर साल न्यूज में आपका आ जाएगा। या फिर हम लोग पिछले कुछ सालों से बात कर रहे हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग जीन एडिटिंग, यानी कि जब भी हम लोग जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो कई सालों से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जब से नोबेल प्राइज आया तब से क्रिस्पर के ऊपर कई सारी खबरें आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने ही वाले हैं। बट इन जनरल जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं उसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली है। ठीक है, तो एजेंडा आपको समझ में आ गया। तो आने वाले कुछ क्लासेस में धीरे धीरे से हम लोग सक्सेस इन प्रीलिम्स में अलग अलग डोमेन्स भी स्टडी करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स वुड बी कवर्ड स्लोली एंड स्टडीली। ठीक है, चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जीनोमिक्स के बारे में। देखिए, WHO ने 2022 में एक पेपर पब्लिश किया, एक रिपोर्ट पब्लिश की, जहां पे इन्होंने कहा एक्सेलरेट करना है एक्सेस की जीनोमिक्स का फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, यानी कि WHO ने कॉल किया जीनोमिक डेमोक्रेसी के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोमिक डेमोक्रेसी। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में एक तरह का ऐसा माहौल बना है जहां पे नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट छिड़ चुका है, कई सालों से चल रहा है। नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ मतलब डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और ये इनइक्वालिटी हम लोग हर डोमेन में देख सकते हैं। पैसों के मामले में, इकोनॉमी के मामले में देख ही सकते हैं, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, एप्लीकेशन के मामले में, सभी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी दिख जाता है। तो कई सारे कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे जीनोमिक रिसर्च चल रही है। तो WHO ने कॉल किया है कि डेटा सभी के साथ शेयर करें, ताकि ग्लोबल हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी चीजें सभी को समानता से ये मिले। ये है बेसिक खबर। अब यहां पे हमें बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इस टर्म जीनोमिक्स को। जीनोमिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि कई सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हो सकते हैं, आपको समझना है। यहां पे एक टर्म है जीनोमिक्स, आपने एक और टर्म भी सुना होगा, बिल्कुल, जीनोम। और जेनेटिक्स तो कॉमन है। ठीक है, जेनेटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ जीन्स। तो जीनोमिक्स और जेनेटिक्स दोनों कनेक्टेड तो हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, आपको ये जानना है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस कैसे मूव हो रहा है, एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स किस तरह से मूव हो रहे हैं। लेकिन जीनोमिक्स का मतलब है, ऑफ कोर्स जीनोमिक्स इज स्टडी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओनली। करेक्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही स्टडी करेंगे। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है, हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज एपीजेनेटिक्स या फिर एपीजेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स। इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है, सिंपल सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एपीजेनेटिक्स। ठीक है, अब इसको अगर समझना है आपको, वी डू नो हमारा जो डीएनए बना है, डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपको पता है, डीएनए का मतलब क्या है, डीएनए है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में आप जानते हैं एक नाइट्रोजन बेस आपको मिलेगा, एक शुगर मिलेगा और एक फॉस्फेट मिलेगा, और इन तीनों की चेन बनी हुई है। राइट, तो एपिजेनेटिक्स का मतलब है डीएनए के भी सबसेट्स को स्टडी करना, यानी कि किस तरह की
नाइट्रोजन बेसिस है। आजकल हम लोग एक टर्म बात करते हैं बेस एडिटिंग के बारे में, तो एपिजेनेटिक्स का भाग बन जाएगा। डीएनए से किस तरह की प्रोटीन रिलीज हो रही है, एपिजेनेटिक्स का भाग बनेगा। तो जेनेटिक्स का सबसेट बन जाएगा एपिजेनेटिक्स। और जीनोम तो आपको पता ही होगा, जीनोम का मतलब क्या है। जीनोम का मतलब है ऑल द जीन्स इन अ स्पीशीज। जब मैं कहूंगा जीनोम, ह्यूमन जीनोम किस से बना होगा, ह्यूमन जीनोम में सारा का सारा न्यूक्लियर डीएनए का इंफॉर्मेशन रहेगा, सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का भी इंफॉर्मेशन रहेगा, सभी का, यानी कि ह्यूमंस का ह्यूमन जीनोम। ठीक है, तो आपको समझना है। आई होप टर्म्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो जीनोमिक मतलब क्या है, जीनोमिक्स एक स्टडी है, जैसे इकोनॉमिक्स वैसे जीनोमिक्स स्टडी है किसकी, जेनेटिक और एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन की, एपिजेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और जब हम लोग ह्यूमन जीनोमिक्स की बात करते हैं, आप जानते हैं कि ह्यूमन जीनोमिक्स काफी प्रोमिनेंट है। ह्यूमन जीनोमिक्स की स्टडी हमारे लिए क्यों जरूरी बनती है, ह्यूमन जीनोमिक्स की स्टडी हमारे लिए जरूरी बनती है ताकि हम हमारे जीन्स को समझें, किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह हम लोग बीमारियों को हटा सकते हैं, किस तरह हम लोग अलग जीनोम के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन जीनोम इंटरेक्ट्स विद प्लांट जीनोम, ह्यूमन जीनोम इंटरेक्ट्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीनोम। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे माइक्रोब्स तो है ही, तो हम लोग उस जीनोम के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको भी समझना है। तो जीनोम स्टडी हमारे लिए मदद कैसे करेगा, डायग्नोसिस में मदद करेगा, प्रिवेंटिव अप्रोचेस हम लोग ला सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग कर सकते हैं, और भी ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इफेक्टिव डायग्नोसिस करने के लिए जीनोम स्टडी हम लोग करते हैं। और WHO ने यही बताया कि भैया ग्लोबल इनइक्वालिटी है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। वेल्दियर नेशंस के पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, डू शेयर दैट डेटा विथ अदर्स, यानी कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के साथ शेयर करें। तो अब सवाल उठता है कि जीनोमिक स्टडी कहां कहां चल रही है, फिर किस तरह की चल रही है। जो मेन जीनोमिक स्टडी पूरे विश्व स्तर पे हुई थी वो आप जानते हैं, इट वाज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको समझना है सबसे पहले, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट था। इसकी शुरुआत हुई थी 1990s में ही, और यूएस ने यहाँ पे ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के लिए कम से कम $3 बिलियन खर्च किया हुआ है, जहां पे इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अप्रैल 2003 में ही। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फायदा बताया गया अकॉर्डिंग टू यूएसए, जहां पे अलग अलग ह्यूमंस अलग अलग देशों से, अलग अलग रीजन से उनकी जीन्स को स्टडी किया गया, उन जीन्स का एक मैपिंग किया हुआ है, सीक्वेंस किया हुआ है, जहां पे इन्होंने बताया कि ह्यूमन जीन्स के मोस्ट पार्ट को हम लोगों ने डिस्कवर किया है, कैटलॉग भी किया है। हम लोग अलग अलग प्रोटियोनॉमिक्स भी स्टडी कर सकते हैं, आगे चल के प्रोटीन बेस्ड स्टडी कर सकते हैं, जीनियोलॉजिकल ट्री हम लोग डेवलप कर सकते हैं, डिसीजेस को हटा सकते हैं, और साथ ही साथ जो जीन इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बिकम बिग साइंस इन बायोलॉजी इन फ्यूचर। और जीनोम इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, इसका मतलब क्या है, आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर एक्यूरेटली स्टडी कर सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट ला सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ध्यान रखना है, इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, इंडिया इसका भाग नहीं था, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, अब सवाल उठता है सर कोई इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? बिल्कुल इंडिया का ही प्रोजेक्ट चल रहा है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीजें हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सरकार ने अनाउंस किया 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको अनाउंस किया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को, जहां पे हम लोग भारत की जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने वाले हैं। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में अभी कई सारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गए, दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे शामिल हैं, और यहाँ पे हम लोग मैप करने वाले हैं भारत के 10,000 लोगों का, 10,000 पीपल्स जीन्स हम लोग कैटलॉग करने वाले हैं। और हमारा फोकस किस पे होने वाला है? हमारा फोकस होने वाला है कि डिसऑर्डर्स के ऊपर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर, जीन बेस्ड डिसीजेस को स्टडी करना है, लाइफस्टाइल डिसीजेस कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर हमारा फोकस रहने वाला है। और टेक्निकली सरकार ने बता दिया कि 2023 तक ये कंप्लीट होना था, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है, अपडेट जब भी आएगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सरकार ने अप्रूव किया हुआ है, अभी भी चल रहा है। इससे पहले हमारा एक प्रोजेक्ट था इंडिजन, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रीकर्सर था। इंडिजन को हम लोग कह सकते हैं वाज अ प्रीकर्सर टू जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इंडिजन को रन कर रहा था हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
एंड CSIR इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। और ये दोनों भी भाग है, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों भी उन 20 इंस्टीट्यूशंस के भाग है। और इंडिजन एक शुरुआत हुई थी जहां पे 1008 इंडियंस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी किया गया था ऑलरेडी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में इंडिजन इज द अर्लियर वर्जन, या फिर हम लोग कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है इंसाकॉग करके, ये भी 2020 में लॉन्च किया था इंसाकॉग। तो सिंपल एमसीक्यू में बना सकता हूं, इंसाकॉग इंडिया का एक जीनोमिक स्टडी का प्रोजेक्ट है जहां पे हम लोग ह्यूमन जीनोम को स्टडी कर रहे हैं। ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इंसाकॉग में हम लोग एक कंसोर्टियम बना चुके हैं, क्यों? टू स्टडी सार्स कोविड-19 वायरस के जीनोमिक्स को या फिर उसके जीनोम को। अब आपको लग रहा सर क्यों कर रहे हैं, है ना, एक सिंपल सा वायरस है, इस वायरस को तो काफी कम इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वायरस कंटिन्यूअसली म्यूटेट होता रहता है। आप ये जानते हैं हमारे बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं कोरोना वायरस में, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, राइट, XBB वेरिएंट, अलग अलग नंबर्स में हम लोग डाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, सर्वाइव करने के लिए, म्यूटेट कर रहा है। तो इस कंप्लीट जीनोम को स्टडी करने के लिए इंसाकॉग आया है, क्योंकि ये नॉलेज हमारे पास रहेगी तो हम लोग डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हैं, वैक्सीन अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जीनोमिक्स के बारे में हमारी डिस्कशन थी। ठीक है, इसके अलावा एक और भी चर्चा का विषय रहा है डार्क जीनोम। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। इसके ऊपर एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए कि डार्क जीनोम का मतलब ही क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है ये डार्क जीनोम क्या है, इसके ऊपर बेसिक सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डार्क जीनोम, एंड ये खबर ये चर्चा में क्यों है। देखिए, जब भी हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की जीनोम हम लोग कहते हैं। एक तो प्रोटीन कोडिंग जीनोम, दिस इज नॉट द डार्क जीनोम, रिमेंबर, यानी कि वो पार्ट है हमारे डीएनए का, वो जीन से हमारे डीएनए के जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें पता है कि भैया ये जो सीक्वेंस है ये एक्स पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा प्रोटीन कोडिंग जीनोम हो गया। और कुछ भाग है हमारे जीनोम के विच आर नॉन प्रोटीन कोडिंग जीनोम, हमें पता नहीं कि उसका एग्जैक्टली काम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं डार्क जीनोम। तो डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम मतलब सिंपली अंडरस्टैंड नॉन कोडिंग जीनोम, नॉन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं, जो मुझे पता नहीं है कि कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर अगर मैंने उसके बारे में स्टडी भी की हुई है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता है उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसको भी कहते हैं डार्क जीनोम। ध्यान रखना है, अगर मुझे पता भी है तो आई डोंट नो इट्स इंपॉर्टेंस येट, उसको भी कहते हैं डार्क जीनोम, बिकॉज वी आर स्टिल इन द डार्क। दैट इज द मीनिंग ऑफ डार्क जीनोम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डार्क जीनोम्स आर मोस्टली कनेक्टेड विद नॉन कोडिंग आरएनए, कि हमारे बॉडी में आरएनए है जो नॉन कोडिंग है, इसका जरूरत क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, आई डोंट नो स्टिल। और इसके ऊपर अभी भी हमारी रिसर्च चल रही है। तो हाल ही में डार्क जीनोम से जुड़ी हुई खबर आई थी, जहां पे बताया गया कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि कुछ रीजन्स हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन्स विच आर एसोसिएटेड विद स्किजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, स्किजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाइपोलर तो आपको पता ही है, बाइपोलर यानी कि बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर, जहां पे इंसान के दो तरह के बिहेवियर, बाइपोलर बिहेवियर, एकदम इमोशनली हाई या फिर इमोशनली लो तरह के बिहेवियर होते हैं। और अभी मैं कह सकता हूं ये डार्क जीनोम नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से ये डिसीजेस हो सकती है, लेकिन अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो नाउ दैट डार्क जीनोम जो था उसको हम लोगों ने अभी उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली, इट इज नॉट डार्क एनी मोर। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है डार्क जीनोम का मतलब क्या है, और ये रिसर्च हुई रिसेंट टाइम्स। क्लियर? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा नोटिस है आप सभी के लिए, हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट बैच फॉर 2025 लॉन्ग टर्म बैच, ये क्लोज आउट हो रहा है कुछ ही घंटों में। 16 मार्च को इसकी एडमिशन बंद हो रही।
तो अगर आपने एनरोलमेंट की हुई अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, अगर एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको एनरोल करें। मैं कहूंगा ये आपके लिए आइडियल बैच रहेगा अगर आप एक स्टूडेंट है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, अगर आप एक होम मेकर है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आइडियल बैच होगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चलेगी, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 1,500 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगी, जहां पे हम आपको जहां पे भी आप है वहां पे क्लासेस डिलीवर हो जाएंगी। लाइव लाइव डिस्कशन होगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इसके अलावा हमारी 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप है, सभी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेंगी। ये डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए तो जरूर यूज करें कोड राहुल लाइव, कूपन कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव जब भी चेकआउट करो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से क्लास में, जल्द से जल्द एनरोल करें। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पहले शुरुआती क्लासेस हुए हैं, बट वी कैन कैच अप वेरी वेरी सून, ठीक है। राइट, लेट्स मूव ऑन अगले टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जीन एडिटिंग। अभी तो काफी सिंपल चीजें, हम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में तैयारी कर ली है, लेकिन हम लोग करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि जीन एडिटिंग से जुड़ी हुई क्या इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एग्जेम्प्ट किया है एडिटेड क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जहां पे आपने SDN1 और SDN2 टेक्निक को इस्तेमाल किया हुआ है। SDN1 और SDN2, तो हमें समझने की जरूरत है कि भैया ये SDN1 और SDN2 और SDN3 है क्या, क्योंकि अभी एग्जेम्पशन हो चुकी है फॉर जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स, स्पेशली स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन से अगर SDN1 SDN2 तरह की एडिटिंग हुई है। तो देखिए, जब भी हम लोग जेनेटिक एडिटिंग की बात करते हैं, तो किस तरह की होती है? 3 चीजें हैं, SDN1 SDN2 SDN3। अब यहाँ पे N का मतलब है न्यूक्लियस, ये एंजाइम्स है जो आपके डीएनए में रिपेयर करते हैं, राइट। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, SDN1 SDN2 और SDN3, इन तीनों में थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है, आपको समझना है। अब देखिए, SDN1 और SDN2 में एक चीज कॉमन है कि कोई फॉरेन जीन नहीं है। रिमेंबर करना है, देयर इज नो फॉरेन जीन, इस चीज को बस नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो SDN1 में क्या होता है, आप जानते हैं कि जब भी आपका जो डीएनए होता है, अगर डीएनए है तो डीएनए में आप अलग अलग न्यूक्लियस इस्तेमाल करके कट करते हो, यानी कि जो डबल स्ट्रैंड है पहले इसको कट करेंगे, है ना, डबल स्ट्रैंड को कट करेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, जैसे आजकल क्रिस्पर काफी चर्चा का विषय, क्रिस्पर के बारे में बात करेंगे। तो डबल स्ट्रैंड को आपने कट कर दिया है, डबल स्ट्रैंड को कट किया और कोई नई चीज इंकॉर्पोरेट नहीं किया आपने, ऑटोमेटिक रिपेयर होने को दिया, SDN1 कैटेगरी बन जाएगी। अगर आपने डबल स्ट्रैंड को कट किया और यहां पे एक टेम्पलेट आपने दिया, लेकिन ये जो टेम्पलेट है, दिस टेम्पलेट इज नॉन फॉरेन, देन अगेन इट बिकम्स योर SDN2। आपको ये समझना है कि कोई फॉरेन जीन इसके अंदर नहीं है, फॉरेन चीज इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है, डीएनए को कट किया गया है, डीएनए को अलो किया गया है ऑटो रिपेयर होने के लिए। यहां पे है ऑटो रिपेयर, जिसको हम लोग कहते हैं HNEJ, नॉन होमोजेनस एंड रिपेयर भी इसको कहते हैं, या फिर एंड जॉइनिंग भी कहते हैं, ऑटो रिपेयर। लेकिन यहां पे हम लोग अगेन टेम्पलेट बेस्ड रिपेयर पे जा रहे हैं कि एक टेम्पलेट आपने भेजा है, टेम्पलेट बेस्ड रिपेयर, इट इज टेम्पलेट बेस्ड रिपेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच कंफ्यूजन नहीं कराना है, SDN1 SDN2। तो SDN1 और SDN2 में, SDN1 में तो स्मॉल इंसर्शन, स्मॉल डिलीशन कर सकते हैं विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फॉरेन जीन। SDN2 में आपको ध्यान देखना है कि केवल आप कन्वीनियंटली फॉरेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं डालते हो, लेकिन एक टेम्पलेट जरूर इस्तेमाल करते हो टू इनकॉर्पोरेट द रिक्विजिट चेंजेस, ठीक है। लेकिन SDN3 में क्या है, SDN3 तो बेसिकली फॉरेन जीन्स इसमें होंगे। तो SDN2 और SDN3 अभी काफी इजीली हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, काफी इजीली इसको मार्केट कर सकते हैं। लेकिन SDN3 से, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 3 से अगर कुछ बदलाव हुआ है तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन जरूर चलेगी, ठीक है। जैसे अब आपका BT कॉटन हो गया, BT कॉटन, या फिर आपके दूसरे जो BT ब्रिंजल एटसेट्रा जो है, BT कॉर्न जो है, वो सारे SDN3 से बने हैं। क्यों? क्योंकि आपने बाहर का एक जीन, जैसे आपने बैक्टीरिया का एक जीन क्रॉप में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, दैट बिकम्स SDN3 कैटेगरी, क्लियर, राइट।
इसके अलावा जीन एडिटिंग में जब भी हम लोग बात करते हैं, ऑफ कोर्स क्रिस्पर टेक्नोलॉजी काफी प्रोमिनेंट है ही। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी 2012 में। क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर में कैस9 एक प्रोटीन है, कैस9 एक प्रोटीन है जो स्पेसिफिक जगह पे आपके डीएनए को कट करेगा। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लोगों ने रेप्लिकेट कहां से किया, आपको ध्यान रखना है, इट हैज बीन रेप्लिकेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। इस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में क्या होता है कि अगर इस बैक्टीरिया को कोई वायरस अटैक कर ले तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के अंदर खुद ही क्रिस्पर कैस9 की टेक्नोलॉजी है, तो वो उस वायरस के डीएनए या फिर उस वायरस के आरएनए को आइडेंटिफाई करेगा। तो उस आरएनए के सीक्वेंस को, डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और कैस9 के थ्रू वायरस के डीएनए को काट देगा। और इसको कैस9 प्रोटीन में एक स्पेसिफिक चीज ये है कि वो सीक्वेंस जो है, जो क्रिस्पर्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट है, क्लस्टर्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट है, उसको याद कर लेगा। अब इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इवॉल्व किया, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई, इसको हम लोगों ने इवॉल्व किया क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को, जहां पे हम लोगों ने क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्सेस बनाए, यानी कि क्रिस्पर को, क्रिस्पर मॉलिक्यूल या फिर क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाया है, जहां पे क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सबसे पहले मुझे जिस सीक्वेंस को कट करना है, उस सीक्वेंस का सबसे पहले गाइड आरएनए जाएगा और इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा। उसके बाद आपकी कैस9 जो प्रोटीन है, बेसिकली एंजाइमेटिक प्रोटीन है, वो आपकी उस डीएनए को वहां पे कट कर देगा। और क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स में ही मैंने क्या किया है, मैंने दूसरे न्यूक्लियस को भी इनकॉर्पोरेट कर दिए, स्पेशली जो होमोलोगस रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि यहां पे अगर कट किया तो उसी जगह पे एक नई कोड हम लोग इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की कट पेस्ट टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डेवलप किया है थ्रू क्रिस्पर कैस9। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके ऊपर काफी स्टडी जरूर की होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे जो भी अप्रूवल होती है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी हो, SDN1 हो, SDN2 हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के साथ जो भी अनुमति लेनी होती है, वो हमें अनुमति लेनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से। सबसे जरूरी चीज, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, अगर मैं कहूं इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गलत, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीजें रहेंगी, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली चीजें हैं, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए अप्रूवल आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से ही मिलती है इवेंचुअली। जो क्रॉप्स, जैसे आपने सुना होगा DMH11, यानी कि जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, उसको हाल ही में अप्रूवल दिए है GEAC ने, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली GEAC ने रेकमेंड किया है कि हमारा जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है हाइब्रिड मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड 11, इसको अप्रूव किया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ऑफ कोर्स कुछ चीजें जरूर हाईलाइट की है इन्होंने कि जो भी खतरा होगा, जैसे मधुमक्खियों को कोई खतरा है तो उसकी स्टडी करने की जरूरत है, और आगे चल के अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं अगले 3 से 4 सालों में कहीं ना कहीं जो हमारी सरसों है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, शायद वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि GEAC ने अप्रूवल दी है। GEAC नोडल एजेंसी है, कहाँ पे है, MOFCC के अंडर है। कहीं पे भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए तो फंसना नहीं है, ठीक है, फंसना नहीं है, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि DMH11 किसने डेवलप किया है। DMH11 सबसे पहले हमारे अभी तक के जो वेरिएंट्स हैं, हमारे देश में BT कॉटन को अप्रूव किया हुआ है। BT कॉटन को वे बैक 2003 में ही अप्रूव किया हुआ था, 2003 में ही अप्रूव किया था, ठीक है। BT कॉटन तो ओके है। BT कॉटन के अलावा कोई भी क्रॉप को अनुमति नहीं मिली है। आई एम रिपीटिंग, BT कॉटन के अलावा कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, रिसर्च तो बहुत सारी चीजों पर चल रहा है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिली है। BT ब्रिंजल को बीच में मिली थी, लेकिन वो उसके ऊपर रोक लगी है। तो ये सेकंड क्रॉप होगा, मैं कहूंगा
नॉट बीटी मस्टर्ड बट DMH11, या फिर हम लोग कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है जरूर, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें हुआ क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, आपको ध्यान रखना है, नाम है यहाँ पे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड बहुत जरूरी चीज है, आपको ध्यान रखना है ये हाइब्रिड क्यों है। देखिए सरसों का फूल जो है एक परफेक्ट फ्लावर है, सरसों का फूल जो होता है परफेक्ट फ्लावर है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इस तरह के आपने देखा होगा येलो फूल देखे होंगे, 4 सेपल 4 पेटल, और आपको यहाँ पे मेल पार्ट यानी कि एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोसियम दोनों आपको साथ ही में मिल जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होने का काफी कम चांस है। अगर कोई मधुमक्खी आ गई इस फूल पे तो जल्दी से पॉलिनेशन करा देगी, इवन हवा से भी पॉलिनेशन हो जाती है, दूसरे कीड़ों से भी पॉलिनेशन होती है जल्दी से। क्यों? क्योंकि एक ही फूल में आपका जो बेसिकली पिस्टल है यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उसको जल्दी से उसी का एंथर यानी कि उसी के पोलन ग्रेस उसको पॉलिनेट कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। और हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए ही हम लोगों ने धारा मस्टर्ड को बनाया है। अब आपको जानना है कि एग्जैक्टली DMH11 है क्या, क्योंकि इसके ऊपर सवाल जरूर बन सकते हैं। अब DMH11 टेक्निकली मैं कहूंगा एक हाइब्रिड है, ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DMH11 एक हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड के जो पेरेंट्स है या फिर जो प्रीकर्सर है, पेरेंट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, ठीक है। हाइब्रिड है जिसके पेरेंट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्लियर, राइट। तो क्या किया है हम लोगों ने, देखिए इसको डेवलप किया है दीपक पेंटल और उनके टीम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने डेवलप किया, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इन्होंने इसको डेवलप किया है। क्या किया इन्होंने एक इंडियन वैरायटी ली, इंडियन वरुणा वैरायटी ली, इन्होंने एक ईस्ट यूरोपियन वैरायटी ली। अब इंडियन वैरायटी में इन्होंने एक जीन इनकॉर्पोरेट किया और ईस्ट यूरोपियन वैरायटी में एक जीन इनकॉर्पोरेट किया। इंडियन वैरायटी में अब आप जानते हो इंडियन फूल में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट में भी मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो दोनों में भी हाइब्रिडाइजेशन करना काफी टफ हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन वैरायटी के मेल वर्जन को इन्होंने या फिर इसके मेल पार्ट को एंथर को इन्होंने इनफर्टाइल कर दिया, इसको इनफर्टाइल कर दिया, और इसके लिए जीन इनकॉर्पोरेट किया गया बार्नेस जीन। इसके अलावा जो ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट है, यहां पे इन्होंने जो मेल है यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है, जो एंड्रोसियम है, इसकी फर्टिलिटी को एनहांस किया, इसकी फर्टिलिटी को एनहांस किया। अब आपको दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्यों किया? अगर देखिए केवल यहां से इसको इनफर्टाइल भी कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अभी तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही जाएगा, लेकिन इसकी फर्टिलिटी को एनहांस किया गया है एक जीन को डालकर जिसका नाम है बारस्टार। इसकी एनहांसमेंट क्यों की गई है? ताकि आगे जो मेरा हाइब्रिड आएगा DMH11, यहां पे फर्टाइल हाइब्रिड होगा, इट विल बी फर्टाइल हाइब्रिड, यानी कि मुझे बार बार सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दो जीन्स इनकॉर्पोरेट की हैं, बारस्टार यूरोपियन वेरिएंट की मेल पार्ट को यानी कि पोलन पार्ट को एनहांस करने के लिए, बार्नेस इंडियन वेरिएंट जो है वरुणा, उसके फ्लावर में पोलन ग्रेन्स को सप्रेस करने के लिए, और तीसरा जीन है बार जीन। इस बार जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड है, उस हर्बिसाइड का नाम है फॉस्फेनिथ्रोसिन, राइट, फॉस्फिनोथ्रिसिन, ठीक है, टंग ट्विस्टर है, फॉस्फिनोथ्रिसिन, जो कमर्शियल नेम से जाता है बस्ता से, BASF का बस्ता है। तो इस हर्बिसाइड को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, केवल जो भी घास फूस होगी वो जल जाएगी, लेकिन हमारे मस्टर्ड को यानी कि हमारे सरसों को कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मुझे यार मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लीजिए सरसों के साथ कोई घास फूस कंपीट कर रही है पानी के लिए, सनलाइट के लिए, तो मैं बस्ता स्प्रे कर दूंगा। अब जब बस्ता स्प्रे कर दूंगा, रैंडमली पूरे खेत में बस्ता को स्प्रे कर दूंगा, और सरसों तो बची जाएगी, सरसों को कुछ नहीं होगा, बाकी जो भी चीजें वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? सरसों की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। और दीपक पेंटल यानी कि जो
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उस सेंटर ने बताया कि इससे कम से कम 30% प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये कहा है ना, 30% प्रोडक्टिविटी। ग्रेट, राइट, काफी अच्छी चीज है ना, राइट, ठीक है। तो ये था DMH11 के बारे में। तो ध्यान रखना है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर क्या यहाँ पे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया? नहीं, देयर इज नो क्रिस्पर इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है, आपको ये नोट करना है, क्रिस्पर नहीं। ऑल्दो फॉरेन जीन को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट जरूर किया है, और वो जीन हम लोगों ने लिया है एक बैक्टीरिया से। प्लीज रिमेंबर, ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस नहीं है, ये है बैसिलस अमाइलोलिकेफिशियंस, ठीक है, बैसिलस अमाइलोलिकेफिशियंस। इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हम लोगों ने जीन्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, बारस्टार, बारनेस और बार जीन्स, जिससे कि हम लोग मस्टर्ड को, सरसों के फूल में जो पोलन है उसको हम लोग सप्रेस कर पाए, ठीक है, क्लियर, नो कंफ्यूजन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। DMH11 के बाद अब बात करते हैं स्टेम सेल के बारे में। देखिए ये तो काफी प्रोमिनेंट है ही है, स्टेम सेल की रिसर्च जो है, स्टेम सेल हैज आल्सो बीन क्वाइट प्रोमिनेंट। कई सालों से स्टेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च का भाग बने हुए हैं, मेडिसिनल रिसर्च, थेराप्यूटिक रिसर्च का भाग बने हुए हैं। अब स्टेम सेल से हाल ही में हुआ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक पेशेंट को, जिसको ल्यूकेमिया था, राइट, उन्हें क्यूर किया गया, ठीक है। इनफैक्ट एक थर्ड पर्सन, पूरे विश्व में थर्ड पर्सन है टिल डेट जिसको क्यूर किया गया है ऑफ द HIV क्यूर हो चुका है इनका आफ्टर रिसीविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फ्रॉम द डोनर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी अलग अलग बीमारियां थी, जैसे इवन HIV का भी ट्रीटमेंट अब बात कर रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, थैलेसेमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, इनके ट्रीटमेंट में भी स्टेम सेल रिसर्च या फिर स्टेम सेल बेस्ड जो ट्रीटमेंट है वो काफी काम आई है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये स्टेम सेल होते क्या है, व्हाट आर दीज स्टेम सेल्स है क्या? देखिए स्टेम सेल की जब हम लोग बात करते हैं, स्टेम सेल वो सेल है जो किसी भी दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात करें स्टेम सेल्स, देखिए शुरुआती दौर में स्टेम सेल्स अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या, एक ह्यूमन स्पर्म मीट होता है एक एग से, ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म इट मीट्स विद अ एग, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बन जाता है कॉमन जाइगोट विद सेम न्यूक्लियस, ये बन जाता है जाइगोट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एक जाइगोट था, यानी कि केवल एकमात्र जीवकोश थी, केवल एकमात्र सेल थी ये, और इस सेल से पूरा का पूरा फीटस यानी कि पूरा का पूरा बच्चा बन गया 9 महीनों में। अब आप सोचिएगा कि कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर किसी तरह की एक सेल होगी जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन होगी कि वो जाकर बन सकती है हार्ट की सेल, वो जाकर बन सकती है मसल, वो जाकर बन सकती है लिवर के सेल, वो जाकर बन सकती है किडनी के सेल, राइट, उसी को कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब क्या है? स्टेम सेल मींस अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल जो दूसरी कोई भी सेल बन सकता है। इट कैन बिकम एनी सेल, ठीक है, आपको ध्यान रखना, इट कैन बिकम एनी सेल, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। अब सभी लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आ जाता है कि सर जो स्टेम सेल है वो क्या मेरे अंदर स्टेम सेल है अभी? बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है, एडल्ट्स के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन एडल्ट्स के अंदर स्टेम सेल की स्पेशलाइजेशन काफी कम हो चुकी है। जैसे अब मेरे अंदर एडल्ट्स में स्टेम सेल्स कहाँ हैं? मेरे बोन मैरो में, बोन मैरो यानी कि ब्लड सेल्स। अब बोन मैरो के अंदर आपको रेड ब्लड सेल बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा रेड ब्लड सेल, दूसरा सेल बन जाएगा WBC। अब WBC में भी आपके पास मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको अलग अलग सेल बन रहा है, कैसे? क्योंकि वो स्टेम सेल से बन रहा है, ठीक है। तो आपको समझना है, सबसे पहले आपको समझना है स्टेम सेल्स आपको कहां कहां पे मिलते हैं। देखिए ऑफ कोर्स एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा आपको स्टेम सेल मिलेंगे, फीटस में स्टेम सेल मिलेंगे, इसके अलावा आपकी पेरिनेटल स्टेम सेल्स भी मिलते हैं। पेरिनेटल मतलब जो माँ और बच्चे को कनेक्ट कर रहा है, वहां से भी आपको स्टेम सेल मिलते हैं। इसका मतलब क्या है?
आपके प्लेसेंटा से स्टेम सेल मिलते हैं, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल मिलते हैं, आपके एमनियोटिक फ्लूइड में स्टेम सेल मिलते हैं। मेरे अंदर एडल्ट में भी स्टेम सेल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेम सेल्स हैं। स्किन की स्टेम सेल्स है मेरी, पैंक्रियाज की स्टेम सेल्स है, तो अलग अलग तरह की स्टेम सेल्स मुझ में भी है। इसके अलावा जो रिसर्च हुई है वो इस पे हुई है आईपीएस मतलब इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, स्टेम सेल्स, यानी कि जो नॉर्मल सेल थे उसको मैंने पोटेंट बनाया है ताकि वो दूसरा कोई भी तरह का सेल बने। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी के आपको स्टेम सेल्स मिलते हैं। इसमें सबसे जो पावरफुल है ऑफ कोर्स वो है टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट। अब ये टोटीपोटेंट सेल, इसको डिराइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। टोटीपोटेंट सेल जैसे अब एग्जांपल क्या दूं, जाइगोट। टोटीपोटेंट सेल मतलब जाइगोट, एग्जांपल इज जाइगोट। जो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के पहले दूसरे तीसरे दिन तक जाइगोट रहेगा, पहले दिन दूसरे दिन। तो जाइगोट क्या है, टोटीपोटेंट है, मतलब एक सेल है जो सब कुछ बन सकता है। लेकिन रिसर्च के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है प्लूरिपोटेंट सेल्स। प्लूरिपोटेंट यानी कि अगर एक सेल है वो कम से कम 80 प्रकार के दूसरे सेल बन सकता है, तो प्लूरिपोटेंट सेल हम लोग कह लेंगे ना, अलग अलग तरह के सेल बन सकता है, प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, प्लूरिपोटेंसी। तो अब आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। ठीक है, तो टोटीपोटेंट जैसे मैंने बताया इमीडिएटली जो मिलते हैं आपको, जैसे जाइगोट इज एन एग्जांपल। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं वो प्लूरिपोटेंट होते हैं। जो बेसिकली एम्ब्रियो जो होता है ना, 5 से 6 दिन वाला जो एम्ब्रियो होता है, उससे आपको प्लूरिपोटेंट सेल मिलते हैं, जहां पे एक सेल मल्टीपल सेल्स बन सकता है, अलग अलग प्रकार के सेल बन सकता है, सेल में डेवलप हो सकता है। या फिर एडल्ट स्टेम सेल को हम लोग कहते हैं मल्टीपोटेंट। एडल्ट में जो स्टेम सेल होते हैं उसकी वैरायटी, उसकी डिफरेंशिएशन उतनी ज्यादा बची नहीं है। जैसे ब्लड की बताइए, अब ब्लड कितना ही सेल में होगा, एक ब्लड का सेल या तो आरबीसी बनेगा, या तो आपको 5 से 6 तरह की जो व्हाइट ब्लड सेल्स बन सकता है। ठीक है, या फिर प्लेटलेट वाली सेल बन सकता है। ठीक है, 6-7 तरह की सेल। तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कम हो रही है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे तो सबसे फीजिबल, सबसे बेस्ट तो होगा टोटीपोटेंट, जिसको डिराइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे फीजिबल होगा मेरे लिए प्लूरिपोटेंट सेल्स को बनाना। लेकिन होता क्या है कि प्लूरिपोटेंट सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से लेने हैं, तो बार बार मुझे एम्ब्रियो बनाना पड़ता है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्लूरिपोटेंसी को इंड्यूस करना सीख लिया है। इंड्यूस करना सीख लिया मतलब मेरा कोई भी सेल, स्किन का सेल निकालेंगे और इस स्किन के सेल को मैं प्लूरिपोटेंट बना सकता हूं अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके। या तो न्यूक्लियर फ्यूजन इस्तेमाल कर सकता हूं, या तो कुछ ट्रांसक्रिप्टर केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग प्लूरिपोटेंसी को इंड्यूस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो आजकल ये काफी प्रोमिनेंट हो चुका है। तो आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि स्टेम सेल तो यार बहुत ही गजब की चीज है। स्टेम सेल बेस्ड जो रिसर्च होगी तो काफी गजब की रिसर्च होगी। कैसे, इमेजिन करो कि अगर मुझे लीवर की प्रॉब्लम है और स्टेम सेल मुझे मिल रहे हैं, मेरे खुद के स्टेम सेल मैंने प्रिजर्व करके रखे हैं, तो उसको मैं कल्चर करूंगा। आप जानते हो कि सेल को बाहर कल्चर कर सकते हैं, राइट। मैं सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर करूंगा और उसको मैं अपने लीवर में इंजेक्ट कर दूंगा। तो मेरा जो स्टेम सेल है जैसे लीवर के पास जाएगा, वो तो स्टेम सेल है, वो कोई भी सेल बन सकता है, वो बन जाएगा लीवर के सेल्स, तो मेरे लीवर को रिजनरेट कर सकता हूं, है ना। तो इमेजिन कीजिएगा, इसकी एप्लीकेशन वेरिड है रिसर्च में, इसकी बायोमेडिसिन में तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। रीजनरेटिव मेडिसिन, ये बहुत जरूरी है, रीजनरेटिव मेडिसिन। अब रीजनरेटिव मेडिसिन मतलब जो भी आपका पार्ट जो खराब हो चुका है, समझ लो दिल कमजोर हुआ है, स्टेम सेल को कल्चर किया और उस स्टेम सेल को मैंने हार्ट में, बेसिकली मैंने उसको हार्ट में इंड्यूस कर दिया, तो वो हार्ट के सेल बन जाएंगे और मेरे हार्ट को स्ट्रेंथन करेंगे। मेरे लिवर के सेल बन जाएंगे, तो अगर मैंने स्टेम सेल कल्चर किया, लिवर में इंड्यूस कर दिया, तो लीवर के सेल बन जाएंगे, तो लीवर आपका रीजनरेट हो जाएगा। तो रीजनरेटिव मेडिसिन मतलब क्या है, जो भी आपका ऑर्गन है, पार्ट है, टिश्यू है, उसको रिपेयर करवा सकते हैं, उसको रिपेयर करवा सकते हैं। और अभी जो यूएस का केस था उसमें वही तो हुआ है। अब इन्होंने देखा कि जो बंदी थी ना, जो फीमेल थी, उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसके स्टेम सेल तो लेंगे नहीं, लेकिन
एक डोनर है जो मैच करता है, उस डोनर के स्टेम सेल लिए, उस डोनर के सोमैटिक सेल लिए, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने प्लूरिपोटेंसी को इंड्यूस कर दिया और उनके अंदर इंजेक्ट कर लिया, है ना। तो आपको स्टेम सेल रिजेनरेटिव मेडिसिन या फिर स्टेम सेल रिजेनरेटिव ट्रीटमेंट किस तरह की होगी? एक होगी ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि अपने खुद के सेल, यानी कि ओन स्टेम सेल्स आप यहां पे दोगे, यानी कि पेशेंट के ओन स्टेम सेल्स हम लोग कल्चर करेंगे और पेशेंट के ओन स्टेम सेल्स उन्हें वापस दे देंगे, उसको कहते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा अगर कोई डोनर है, डोनर से मैंने स्टेम सेल लिया है, इट बिकम्स एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। तो एक डोनर से हम लोग स्टेम सेल्स लेंगे और स्टेम सेल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा होगा, सर ये जो स्टेम सेल्स हैं तो क्या मैं इसको स्टोर करके रख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आपने जरूर सुना होगा, आजकल जो कई सारे फिल्म स्टार्स ने किया है, बहुत सारे लोग, मतलब मेरे जानकार भी लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है, कि जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है ना, जैसे ही बेबी पैदा होता है तो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड का छोटा सा टुकड़ा प्रिजर्व करके रख देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन में, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रख लेते हैं। उसकी सर्विसेज भी हो चुकी है। जैसे अगर आपको ढूंढना है ना, सिंपल गूगल सर्च करो, गूगल पे सर्च कर दो कि गूगल पे आपको सर्च करना है बेसिकली मुझे अपनी स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना है, तो इतनी सारी सर्विसेज आ चुकी है ना, वो बंदे खुद आएंगे, प्रोसीजर भी समझा देंगे, डॉक्टर को समझा देंगे कि छोटा सा अम्बिलिकल कॉर्ड का पीस चाहिए होगा और उसको प्रिजर्व कर देंगे, वो क्रायो प्रिजर्वेशन, ताकि आगे जाके अगर बच्चे को कोई बीमारी हो तो उस बच्चे के स्टेम सेल उसके अंदर रहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड में, उस स्टेम सेल को लेंगे, उस स्टेम सेल का हम लोग कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद वापस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इजंट इट ग्रेट आइडिया ना, राइट। तो आजकल काफी प्रोमिनेंट हो चुका है ये भी। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स और इन मेंस। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन क्या हो सकता है, एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन क्या हो सकता है, स्टेम सेल क्या है ना, स्टेम सेल कितने तरह के हो सकते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल क्या है। तो इस तरह के सवाल जरूर बन सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे जो महिला को एचआईवी के लिए दिया गया था, ये तो आपको पता ही है, दिस इज बेसिक एचआईवी वायरस, आप जानते हो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और आपको ध्यान रखना है दो चीजें, एचआईवी और एड्स दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। एचआईवी और एड्स, आपको ध्यान रखना है, एचआईवी वायरस का नाम है, एड्स बीमारी का नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है एचआईवी आपके बॉडी में कैसे आ सकता है? एचआईवी आपके बॉडी में जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, बॉडीली फ्लूइड से हो सकता है, एटसेट्रा, राइट। जैसे ब्लड, जैसे ब्लड ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, नॉट ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान स्प्रेड वगैरह हो सकता है, आप जानते हो। और जब भी एचआईवी आपकी बॉडी में जाएगा तो धीरे धीरे से आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एड्स। आपको ध्यान रखना है, एचआईवी एक वायरस है, एड्स एक बीमारी है। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एचआईवी इज अ वायरस दैट इन्वेड्स द सिस्टम। इस वायरस की वजह से मुझे बीमारी हो जाती है एड्स की, जहां पे मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अगर मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया मतलब मुझे बीमारियां हो जाएंगी, सर टीबी हो सकता है या फिर दूसरी बीमारियां हो सकती है ना, तो काफी आसानी से। तो एचआईवी एंड एड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म के बारे में, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो, अब यहां पे दो टर्म है, जेनो और ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, देखिए ट्रांसप्लांटेशन तो आपको पता ही होगा, ट्रांसप्लांट करना मतलब क्या है कि भैया मुझे समझ लो ट्रांसप्लांट करना है हार्ट, या फिर ट्रांसप्लांट करना है मुझे लीवर, या फिर ट्रांसप्लांट करना है किडनी। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑर्गन है जो मैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाल रहा हूं। जैसे किडनी है, जैसे आपने लालू प्रसाद यादव का केस सुना जरूर होगा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने उन्हें किडनी डोनेट की, यानी कि बेटी की किडनी, यानी कि एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान में लगी, राइट। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने जेनो लगा दूं, जेनो मतलब क्या हुआ
एक अलग स्पीशीज से मैंने ट्रांसप्लांट किया है। यानी कि अगर इंसान को मैं किसी दूसरे जानवर का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दूं, इट बिकम्स जेनो ट्रांसप्लांटेशन। और केवल ऑर्गन नहीं है, आपको ध्यान रखना है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन मींस एनीथिंग ट्रांसप्लांटेशन ऑफ योर सेल्स, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ योर टिश्यूज, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ योर ऑर्गन्स। ठीक है, केवल ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका ऑर्गन हो, उसका कोई भी टिश्यू भी हो, अगर मैंने किसी एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी में डाला है, उसको हम लोग कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर? अब ये चर्चा का विषय क्यों बना? देखिए हुआ क्या, यूएस में डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया वन ऑफ अ काइंड एक सर्जरी, जहां पे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का दिल बहुत ही कमजोर था। ठीक है, दिल बहुत कमजोर था। तो इन्होंने क्या किया, उस इंसान का दिल हटा दिया और उस इंसान के दिल की जगह इन्होंने लगाया एक पिग का दिल, एक सुअर का दिल, पिग हार्ट, एक पिग हार्ट को लगाया। ठीक है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन में नॉन ह्यूमन टिश्यू हो सकता है, नॉन ह्यूमन ऑर्गन हो सकता है। यहां पे पिटफॉल बन सकता है, टिश्यू और ऑर्गन बोथ। अगर ह्यूमन रेसिपिएंट्स में हम लोग डाल दें तो दिस बिकम्स जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसे हुआ? देखिए, पिग का हार्ट अगेन 4 चेंबर होते हैं पिग के हार्ट में भी, 2 वाल्व्स होते हैं और काफी साइज में काफी सिमिलर है ह्यूमन हार्ट के। तो इसीलिए पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था उस इंसान में। ऑल्दो वो इंसान बचा नहीं, आई थिंक एक महीने के आसपास ही डिड सर्वाइव ऑन मेडिकेशन एटसेट्रा, लाइफ सपोर्ट के ऊपर, लेकिन 1 महीने के बाद उस व्यक्ति की डेथ जरूर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आपको ध्यान रखना है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर पिग का हार्ट ले भी ले तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर कुछ जेनेटिक बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और पिग के जीन्स में थोड़ा सा बदलाव जरूर है। तो पिग में कुछ इस तरह की जीन्स हो सकती है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे कोई प्रोटीन प्रोड्यूस हो, कोई केमिकल प्रोड्यूस हो जो मेरी बॉडी में रिएक्शन कर सकता है, मेरा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ जा सकता है। तो उसे क्या करते हैं, पिग के अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पिग से वो जीन नॉकआउट करते हैं, पिग से जीन नॉकआउट करते हैं जो अल्फा गैल, एक शुगर का नाम है अल्फा गैल शुगर प्रोड्यूस ना करे। तो क्या करते हैं, पिग्स जिन्हें हम लोग गैलसेफ पिग कहते हैं, गैलसेफ पिग यहां पे बायो इंजीनियर किया गया ताकि वो प्रोड्यूस ना करे अल्फा गैल शुगर, क्योंकि अल्फा गैल शुगर प्रोड्यूस करेगा तो हमारे बॉडी में जैसे ट्रांसप्लांटेशन हो गई, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कोई इंसान होगा जो समझ लीजिए पोर्क खाते भी हैं, आपको पता है राइट, सुअर का जो मांस होता है, मीट होता है। तो जो पिग मीट होता है, अगर पिग मीट किसी ने खा लिया और उसके अंदर गैल शुगर मिला, तो अगर आप एलर्जिक हो तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और बहुत खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि पिग को बायो इंजीनियर किया, जिससे उस पिग में से वो जीन हटा दिया जो आपका अल्फा गैल शुगर प्रोड्यूस करता है। अभी वो पिग अल्फा गैल शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो गैल सेफ पिग्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन में। आपको ध्यान रखना है गैल सेफ, या गैल क्या है, गैल में इट मींस आपका अल्फा गैल शुगर ये प्रोड्यूस ना हो, नोट करना है, अल्फा गैल शुगर प्रोड्यूस ना हो, इसलिए उस जीन को नॉकआउट कर दूंगा। और अगर मैं उस तरह के पिग्स को इस्तेमाल करूंगा, दे आर कॉल्ड गैल सेफ पिग्स, और हम लोग गैल सेफ पिग्स ही इस्तेमाल करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी, या फिर इवन मुझे मीट बनाना है ना, मीट, अगर मीट की एलर्जी है, मुझे पिग मीट की एलर्जी है, इट वुड बी बिकॉज ऑफ गैल शुगर, तो अल्फा गैल शुगर उस जीन को नॉकआउट कर दें तो वो पिग सेफ बन जाता है फॉर ट्रांसप्लांटेशन, इवन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में भी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो किस तरह के सवाल बन सकते हैं? पहला सवाल, रिसेंटली हर्ड इन न्यूज जेनो ट्रांसप्लांटेशन, इसका मतलब क्या है? बताइए मुझे इसका मतलब क्या है। या फिर पिग के ट्रांसप्लांटेशन, या फिर पिग के टिश्यू की, पिग के ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन की है, किस तरह के पिग की हुई है? दे आर गैल सेफ पिग। ठीक है, या फिर रिसेंटली इन न्यूज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गैल सेफ पिग्स। तो ये गैल सेफ का मतलब क्या है? गैल सेफ इज कनेक्टेड टू अल्फा गैल शुगर। ठीक है, अल्फा गैल शुगर या फिर अल्फा गॉल शुगर। तो उस जीन को नॉकआउट कर देते हैं जहां पे प्रोड्यूस
नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, राइट। तो ये आज के हमारे डिस्कशन का अंत है। आशा करता हूं कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा होगा। आगे हम लोग थोड़े से और भी डिस्कशन करेंगे। आई वुडंट से बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, बट थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ से जुड़े हुए, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आने वाली क्लासेस में विल मूव ऑन टू द अदर स्ट्रीम्स और अदर सेक्टर्स एज वेल। सो दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, you can always message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।